नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत कोकिला कौन कहलाती है। क्वेश्चन क्या है कि भारत कोकिला कौन कहलाती है। तो भारत कोकिला की अगर बात किया जाए तो भारत कोकिला कौन कहलाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। जो सरोजनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू की थी। ठीक है, कुतुब मीनार के बारे में पूछा जा रहा है कि इसको बनवाना किसने शुरू किया था। दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसको बनवाना किसने शुरू किया था। तो कुतुब मीनार से याद रखिएगा, जो इसको बनवाना शुरू किया था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार बनवाया था। अगला सवाल है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो जो बीएचयू आप नाम सुनते होंगे, जिसका नाम है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, तो उसके संस्थापक के बारे में पूछा जा रहा है कि उसके संस्थापक कौन थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। ठीक है, मदन मोहन मालवीय इसके संस्थापक थे। किसके, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के। अब पूछा जा रहा है सवाल कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। जो अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक, इसके लेखक के बारे में पूछा जा रहा है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो चाणक्य हो जाएंगे। ठीक है, जिनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। कौन हो जाएंगे, चाणक्य, जिनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है। विवेकानंद स्मारक के बारे में पूछा जा रहा है, ये कहाँ पे स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कन्याकुमारी। कहाँ पे स्थित है, कन्याकुमारी में विवेकानंद स्मारक स्थित है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। पूछा जा रहा है कि जो दक्षेस है उसका मुख्यालय यानी कि हेड क्वार्टर कहाँ पे स्थित है। तो काठमांडू नेपाल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, काठमांडू नेपाल में स्थित है। अब पूछा जा रहा है कि दक्षेस जो है, दक्षेस उसके कितने देश सदस्य हैं, यानी कि कितने कंट्री उसके मेंबर हैं, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, टोटल 8 देश हैं। ठीक है, 8 कंट्री जो उसके मेंबर हैं, कौन कौन से हैं। तो भारत हो गया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान और पाकिस्तान। ठीक है, और इसके साथ अफगानिस्तान। तो ये सारे ऐसे देश हैं जो कि दक्षेस देश के क्या है, दक्षेस के सदस्य हैं। तो ये सारे कौन कौन से देश हैं, जिस यहाँ पे भारत हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो टोटल 8 कंट्री है जो कि इसके मेंबर है, किसके, दक्षेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो भारत के तट रेखा के बारे में पूछा जा रहा है कि जो तट रेखा है इसकी टोटल लंबाई कितनी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7516। ठीक है, 7516 इसका लंबाई है, किसका, तो भारत का जो तटीय रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में अभ्रक। ठीक है, विश्व में जो अभ्रक होता है जिसको हम लोग माइका बोलते हैं, इसका सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है। ठीक है, इसका जो अभ्रक है माइका, इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन की अगर हम बात करें तो जो हमारा देश भारत है यहाँ पे ही इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है, जीटी रोड जिसको हम लोग जानते हैं नाम से, जीटी रोड यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड। तो पूछा जा रहा है कि किसने इसको बनवाया था। तो शेरशाह सूरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड को बनवाया था। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। अगर आपके शरीर में विटामिन बी की कमी हो जाएगा तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होगा, ये सवाल पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बेरी बेरी। ठीक है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी बेरी होता है। अब है विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी की अगर कमी हो जाएगी तो इससे कौन सा रोग होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्कर्वी। ठीक है, तो विटामिन के कमी से होने वाले रोग को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब पूछा गया है कि जो दूध होता है, जो दूध हम लोग पीते हैं, तो उसमें कौन सा विटामिन नहीं होता है। ठीक है, जो विटामिन उसमें अवेलेबल नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, वो कौन सा है, तो विटामिन सी। जो विटामिन सी है वो दूध में नहीं होता है। नेक्स्ट अगला दिया है क्या कि विटामिन डी। ठीक है, अगला सवाल है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो रिकेट्स होता है। ठीक है, रिकेट्स एक तरह का रोग है जो कि विटामिन डी के कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता। अगर हमारे शरीर में एक ऐसा विटामिन है, अगर उसकी कमी हो जाएगी तो जो खून का थक्का है वो नहीं बनेगा। यानी कि जब देखते होंगे कहीं भी हमारे शरीर में कट जाता है तो वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाता है, खून निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन थोड़ा देर उसको हम लोग दबा के रखते हैं तो वहाँ पे थक्का जम जाता है और खून निकलना बंद हो जाता है। तो वो किस वजह से होता है, तो हमारे शरीर में अगर विटामिन के अवेलेबल होता है तो उस वजह से ही रक्त का थक्का बनता है। अगर विटामिन के नहीं होगा तो थक्का यानी नहीं जमेगा। ठीक है, जो रक्त का थक्का है वो नहीं जमेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ई की कमी से एक बांझपन का रोग होता है। ठीक है, जिसमें यानी कि इनफर्टिलिटी जिसको बोला जाता है, बांझपन, यानी कि जो भी मतलब महिला है वो माँ नहीं बन सकती, उसको बांझपन बोला जाता है। नेक्स्ट सवाल दिया गया है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी की अगर हम बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। क्या होता है,
एस्कॉर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम होता है, यानी कि केमिकल नेम होता है। अगला सवाल है कि वसा यानी कि फैट में जो भी विटामिन है वो कौन कौन से घुलनशील है उसके बारे में पूछा जा रहा है। फैट सॉल्यूशन विटामिन के बारे में बोला जा रहा है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन ए और ई होता है, ये फैट सोल्यूबल है। ठीक है, वसा, वसा मतलब क्या होता है, फैट होता है, तो फैट सोल्यूबल पूछा जाएगा, यानी कि फैट में घुलनशील यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो विटामिन ए और ई याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। जो साधारण नमक हम लोग खाते हैं उसके केमिकल नेम के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या होगा, तो सोडियम क्लोराइड। ठीक है, NaCl, NaCl का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सोडियम क्लोराइड। क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अगला है हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, हंसाने वाला जिसको हम लोग लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं, तो उस हंसाने वाले गैस का रासायनिक नाम पूछा गया। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा N2O। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम लोग किस तरह से लिखते हैं, तो N2O। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं N2 और O। N2O यानी कि रासायनिक क्या हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। ये रासायनिक नाम किसका है, तो लाफिंग गैस यानी कि हंसाने वाले गैस का नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है धावन सोडा। ठीक है, धावन सोडा जिसको हम लोग वाशिंग सोडा भी बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है कि जो धावन सोडा होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है। धावन सोडा का रासायनिक नाम पूछा गया है, तो धावन सोडा यानी कि वाशिंग सोडा तो सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा, धावन सोडा हो जाएगा। नेक्स्ट है पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है। तो पीतल जो बनता है वो दो धातुओं के मिश्रण से बोलता है, तो कौन कौन सा धातु है, तो एक तो हो जाएगा तांबा और दूसरा हो जाएगा जस्ता। तो तांबा और जस्ता को मिला के ही पीतल बनाया जाता है। अगला सवाल है कैल्सीफेरॉल की किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो उस विटामिन के बारे में पूछा जा रहा है जिसका नाम रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन डी। जो विटामिन डी है इसका रासायनिक नाम जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आपको क्या नाम याद रखना है, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, कैल्सीफेरॉल जो नाम है ये किसका है, तो विटामिन डी का नाम है। अगला है नेत्रदान में। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई अपना आँख दान कर रहा है, नेत्रदान कर रहा है, तो उसमें नेत्र का किस भाग का दान दिया जाता है। ठीक है, यानी कि जो आंख है उसके कौन से भाग को दान में दिया जाता है, ये सवाल पूछा गया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कॉर्निया। ठीक है, जो कॉर्निया होता है उसको दान में दिया जाता है। अगला सवाल है किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। ठीक है, अगला सवाल क्या है कि किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो उस विटामिन के बारे में पूछा जा रहा है जिसमें कोबाल्ट अवेलेबल होता है। तो करेक्ट आंसर विटामिन B12 हो जाएगा। ठीक है, जो विटामिन B12 होता है उसमें कोबाल्ट होता है, विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। अब पूछा गया है बायोलॉजी का सवाल है कि कोशिका यानी कि जो सेल होता है उसके पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो कोशिका पावर हाउसेस ऑफ द सेल किसको कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउसेस ऑफ द सेल कहा जाता है, यानी कि कोशिका का पावर हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस अंग में होता है। तो रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, RBC। ठीक है, रेड ब्लड सेल, तो इसके बारे में पूछा जा रहा है कि इसका निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है। तो हमारा शरीर जो होता है बोन, ठीक है, यानी कि हड्डी, तो बोन मैरो उसमें पाया जाता है, अस्थि मज्जा जिसको बोलते हैं। ठीक है, जब आप खाते होंगे मटन वगैरह तो देखे होंगे उसमें इस तरह का जो ये जो बोन होता है इसके अंदर रेड कलर का मटेरियल भरा रहता है। ठीक है, रेड कलर का मटेरियल होता है, उसको ही क्या बोलते हैं, बोन मैरो बोलते हैं। ठीक है, बोन मैरो उसको बोलते हैं, और उसमें ही क्या होता है, RBC का निर्माण होता है। यानी कि RBC का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तो अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है। अगला सवाल है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के बारे में पूछा जा रहा है। तो प्रत्येक साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए कि आप देखे होंगे घर में जो बूढ़े लोग होते हैं, चाहे दादा दादी नाना नानी, तो उन लोगों का BP थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। ठीक है, यानी कि ब्लड प्रेशर, तो डॉक्टर साहब आते हैं और एक यंत्र निकालते हैं और हाथों पे पट्टी बांधते हैं और तुरंत उसका मीटर रीडिंग करते हैं। तो उसी यंत्र का नाम पूछा जा रहा है कि वो कौन सा यंत्र है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एस्फाइगो मैनोमीटर। क्या नाम है, एस्फाइगो मैनोमीटर उसका नाम होता है, जो कि BP को मेजर करने का काम आता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है। जो कंप्यूटर होता है उसमें जो परमानेंट मेमोरी होता है उसको क्या बोला जाता है, तो रोम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रोम बोला जाता है। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। और एक होता है टेम्पोररी मेमोरी जिसको हम लोग रैम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैम। जैसे आप मोबाइल फ़ोन खरीदने जाते होंगे तो देखते होंगे 8 GB रैम। ठीक है, 8 GB रैम देखते होंगे, तो वही रैम मतलब क्या होता है,
रैंडम एक्सेस मेमोरी उसको बोलते हैं, ठीक है, वो टेम्पोररी मेमोरी होता है, ठीक है। अगला सवाल दिया गया कि किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गया था, ठीक है। तो उस अधिवेशन के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा अधिवेशन था जिस अधिवेशन में जो कांग्रेस था दो दलों में विभाजित हो गया था, एक तो उदारवादी और दूसरा उग्रवादी, इन दो नामक दलों में विभाजित हो गया था। तो जो सूरत उसको बोलते हैं, सूरत का अधिवेशन हुआ था जिसको सूरत स्प्लिट के नाम से भी जाना जाता है, तो 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में। इसमें क्या हुआ था, जो कांग्रेस था, ठीक है, जो कांग्रेस था, कांग्रेस दो पार्ट में टूट गया था। कौन कौन से? एक उदारवादी, ठीक है, एक उदारवादी, और दूसरा कौन सा था? तो उग्रवादी, ठीक है, दूसरा उग्रवादी। दो पार्ट में टूट गया था। कब टूटा था? तो 1907 में। 1907 में उसको हम लोग दूसरा नाम से जानते हैं, सूरत स्प्लिट के नाम से भी जानते हैं, सूरत स्प्लिट उसको बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा। अगला है तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है उसको किसने बनवाया था? तंजौर बृहदेश्वर मंदिर से पूछा जाता है, सवाल पूछा जाएगा कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है। तो याद रखिएगा कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है? तंजौर में। अब अगला सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि इसको किसने बनवाया था, ठीक है, इसको किसने बनवाया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राज राजा प्रथम चोल ने, ठीक है, राज राजा प्रथम चोल ने क्या किया था? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? जो अकबर थे मुगल के सम्राट, उनके जन्म के बारे में पूछा जा रहा है कि कहाँ उनका जन्म हुआ था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अमरकोट के दुर्ग में। अमरकोट के दुर्ग में मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था। अगला सवाल क्या पूछा गया है? अगला सवाल है कि वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था, ठीक है। तो 2014 में जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ था किस देश में हुआ था आयोजन उसका? तो ब्राजील में हुआ था। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।